हेलो बच्चे, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जो है वो अपना आगे सेल डिवीजन के हवाले से दोबारा शुरू करेंगे। बेसिकली जो मैंने आज टॉपिक डिस्कस करना है उसका ताल्लुक है एंजाइम्स से। एंजाइम्स से और एक और बहुत ज़बरदस्त फिनोमिना जिसका मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए, आप अगर एक मिनट, ये प्रेजेंटेशन होने दें जी। आप अगर जो है वो थोड़ा सा फोकस करते हैं एंजाइम्स के ऊपर तो अ, आपकी जो थ्योरी है इसके मुताबिक एंजाइम्स जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर इवॉल्व हो चुके हैं। एंजाइम्स है इवॉल्व्ड, ठीक है। और एंजाइम्स इस तरह इवॉल्व हुए हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर एक रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन जो है वो एक एंजाइम के जरिए हो रहा है, ये रिएक्टेंट वन है, ठीक है। रिएक्टेंट वन जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है एंजाइम वन के जरिए, और एंजाइम वन जो है वो इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के अंदर अंदर उसको प्रोडक्ट्स में चेंज कर देता है, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखिएगा कि अगर एंजाइम वन जो है वो इसको 10 मिनट्स के अंदर प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, तो ऐसा हो सकता है कि इसी रिएक्टेंट वन को एक म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम जो है वो 20 मिनट वो 5 मिनट्स के अंदर म्यूटेटेड फॉर्म, ठीक है, म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ E1 वो क्या करे, वो इसको विद इन 5 मिनट्स जो है वो प्रोडक्ट में चेंज कर दे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। फिर ऐसा हो सकता है कि टाइम, इसमें टाइम से सिर्फ एक एस्पेक्ट है। टाइम जो है इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एंजाइम। इसमें एक चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो है कि एंजाइम की म्यूटेशन, एंजाइम म्यूटेशन ब्रॉट द evolution brought the evolution in bacteria against antibiotics। ये एक ऐसी चीज है जिसने साइंटिस्ट को जो जिस तरह का उनको जो है वो परेशान करके रखा हुआ है, साइंटिस्ट जो है इस वक्त बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं कि उर्दू का मुहावरा है घन चक्कर बनना, बिल्कुल जो है वो परेशान हुए पड़े हैं कि ये जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ रही है बैक्टीरिया में, वो कैसे आ रही है और हो क्या रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि एंजाइम्स के अंदर ऐसा चेंज आ जाए कि वो एंजाइम्स के अंदर एक ऐसा चेंज आ जाए कि वो एंजाइम्स जो हैं वो हम क्या करते हैं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, हम एंटीबायोटिक्स के जरिए एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब ऐसी एंटीबायोटिक्स बिल्कुल बेअसर जाती हैं कब, जब उस एंजाइम के अंदर म्यूटेशन आ जाए और वो एंजाइम अपने सीधा रास्ता इख्तियार करने के बजाय एक डी टूर इख्तियार कर ले, और डी टूर इख्तियार करके वो प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर ले। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक बैक्टीरिया का जो है वो इन्फेक्शन साइकिल है। इन्फेक्शन जो है वो उसको कॉज करने के लिए आप कह लीजिए कि बैक्टीरिया में एक चीज होती है जिसको कहते हैं एंडोटॉक्सिन। बैक्टीरिया के अंदर एक चीज प्रोड्यूस होती है जिसको एंडोटॉक्सिन कहते हैं। वो एंडोटॉक्सिन जो है वो एक पूरे रिएक्शंस के साइकिल से गुजर के बन रहा है, एक लंबा सारा रिएक्शन हो रहा है, और उसके साइकिल के अंदर से गुजर के जो है वो यहाँ पर आके, फॉर एग्जांपल इस जगह आके जो है वो प्रोडक्ट बनती है, यानी जो टॉक्सिन बनता है बैक्टीरिया में वो इस जगह पर आकर बन रहा है। इस एग्जांपल पर गौर कीजिएगा। आप क्या करते हैं, आप एंटीबायोटिक लेते हैं, एक अदद एंटीबायोटिक, ठीक है, और इस एंटीबायोटिक को जो है वो एक ऐसे एंजाइम के अगेंस्ट बनाते हैं जो एंजाइम इस रिएक्शन की कैटालिसिस कर रहा है, ठीक है। यानी यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस पॉइंट पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट को वो यानी ये प्रोडक्ट तो नहीं होगा, इसको आप कहेंगे इंटरमीडिएट, ठीक है। इस इंटरमीडिएट को वो एंजाइम क्या कर रहा है, इस इंटरमीडिएट को वो एंजाइम इस वाले इंटरमीडिएट में चेंज करता है। आप क्या करते हैं, एंटीबायोटिक पकड़ते हैं और इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। ये एंजाइम जो है वो क्या हो जाता है, वो इनहिबिट हो जाता है ड्यू टू दिस एंटीबायोटिक। और ऐसी सूरत में क्या होता है कि प्रोडक्ट तक बात नहीं पहुंच सकती। ऐसी सूरत में बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया स्ट्रेट फॉरवर्ड
उसके एंजाइम में अगर म्यूटेशन आ जाए तो बैक्टीरिया इस रिएक्शन को बाईपास करके सीधा इस रिएक्शन पर आ जाता है अपने एंजाइम के अंदर म्यूटेशन करके। यानी एंजाइम्स जो हैं, अब आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एंजाइम्स जो है वो ऑब्वियसली डीएनए से बना हुआ है क्योंकि प्रोटीन है, ठीक है। और म्यूटेशन आना बैक्टीरिया में बहुत आसान है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। वाई जी, कोई आपको रीजन पता है कि बैक्टीरिया में म्यूटेशन आना बहुत आसान है? क्यों, क्या वजह? जी बच्चे। बैक्टीरिया में म्यूटेशन आना इसलिए बहुत आसान है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर वो एंजाइम हम जो हमारे पास होते हैं, यानी डीएनए को रिपेयर करने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो नहीं होते। अगर हमारी बॉडी में कहीं पर म्यूटेशन आ जाती है तो हमारा पूरा डीएनए स्कैन होता है। ये मैं आपको इंशाल्लाह जो अगला टॉपिक है सेल डिवीजन उसमें बताऊंगा कि जब हम एस फेज से गुजर जाते हैं, रेप्लिकेशन हो जाती है, रेप्लिकेशन हो जाने के बाद वो जो एस फेज होता है उसके बाद एक पूरी स्कैनिंग की जाती है कि सारे क्रोमोसोम सही तरीके से डुप्लीकेट हो गए। जब तक ये बात कंफर्म नहीं होती कि सारे क्रोमोसोम एस फेज से गुजर के प्रॉपर तरीके से डुप्लीकेट हो गए हैं, कैन यू बिलीव के रेप्लिकेट के सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं की जाती। G2 फेज में पूरा पूरा इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए हैं उनकी एक स्कैनिंग हो जाए ताकि आगे कैंसर ना कॉज हो। और वो जो G2 फेज है वो एक बैरियर है कैंसर के अगेंस्ट। ये एक बड़ी लंबी चौड़ी किस्म की डिटेल है जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊं ताकि आपको पता लगे कि असल में कैंसर के पीछे वजह क्या होती है। तो ये जो पूरी स्कैनिंग है, यूकैरियोटिक सेल में ये स्कैनिंग इंतहाई एफिशिएंट होती है। और कुछ बुक्स के मुताबिक हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर 9 किस्म के डिफरेंट पॉलीमरेजेस होते हैं। कुछ के मुताबिक 5 हैं, कुछ के मुताबिक 9 है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं मैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात नहीं कर रहा। क्योंकि डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम्स नहीं है, उसको पूरी तरीके से देखने वाले एंजाइम्स नहीं है, लिहाजा बैक्टीरिया में म्यूटेशन आना कोई बहुत ज्यादा हैरत की बात नहीं होती। और ऐसी सूरत में वो जो एंजाइम होता है वो या बैक्टीरिया का ये वाला रिएक्शन पास कर देता है या डायरेक्ट यहां से ये वाला रिएक्शन पास करता है और प्रोडक्ट बना देता है। ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में वो एंटीबायोटिक बेअसर हो जाएगी जो डायरेक्ट एक्शन कर रही है। अब आप देखिए कि प्रोडक्ट बनने के बाद ये है फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन, ये थर्ड रिएक्शन, हम एक एक करके नंबर दे देते हैं, फोर्थ रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन और सिक्स्थ में जाके प्रोडक्ट बन रही है। अब हो क्या रहा है कि फोर्थ रिएक्शन बाईपास हो गया। इस एंटीबायोटिक ने एक्शन करना था अगेंस्ट फोर्थ एंजाइम, फोर्थ एंजाइम ही बाईपास हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि नाउ योर एंटीबायोटिक हैज लॉस्ट इट्स एफिकेसी। अब वो एंटीबायोटिक किसी काम की नहीं है अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक बैक्टीरिया। हाँ, जिनमें म्यूटेशन नहीं हुई उनके अगेंस्ट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनमें म्यूटेशन हो चुकी है आप उनके अगेंस्ट वो वाली एंटीबायोटिक नहीं यूज कर सकते। आपको दोबारा स्टडी करके एंटीबायोटिक बनानी पड़ेगी, इल्ला ये कि जब तक आप एंटीबायोटिक बनाए वो उसका कोई और ऑल्टरनेट तलाश कर चुको। तो ये जो बेसिक रिएक्शन होते हैं इनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक बनाना वो बड़ी बड़ी रिस्की बात होती है क्योंकि बैक्टीरिया वो अपना बिल्कुल ही चेंज कर लेता है, अपना रिएक्शन का रूट ही चेंज कर लेता है एंजाइमेटिक एवोल्यूशन के थ्रू, ठीक। और इसी तरीके से अब आप फिर क्या करते हैं, आपने इसीलिए 4 मोड्स ऑफ एंटीबायोटिक एक्शन रखे हैं। एक तो आप सेल वॉल करते हैं, ठीक है, फिर दूसरा आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं, फिर साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स करते हैं और फिर न्यूक्लिक एसिड्स करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स वाले जो है वो सम टाइम सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है, लेकिन वो न्यूक्लिक एसिड के अगेंस्ट जो होती है वो हमें भी नुकसान पहुंचाती है। आप लोगों को ये बात बताइए कि नहीं, एक बैक्टीरिया की एक फैमिली है जिसको कहते हैं सुपर बग। जी मैंने भी बताया आप लोगों को, आप में से किसी को बताया हो मैंने? मेरा नहीं ख्याल। बेटा ये जो सुपर फैमिली है बैक्टीरिया की, इट इज रेजिस्टेंट टू एनी एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक। ये एक बहुत छोटी फैमिली है फिलहाल, लेकिन एनी एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक जो है उसके अगेंस्ट इसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है। और इस वक्त ये बहुत थोड़े हैं। इमेजिन करें कि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल होकर डिवाइड होना शुरू हो जाए, देन व्हाट विल यू डू?
कोई आपके पास चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो एंटीबायोटिक देंगे उसके अगेंस्ट इसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होगी। ना ये आपको सेल वॉल तोड़ने देगा, ना मेम्ब्रेन, ना साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स को कुछ करने देगा, और ना न्यूक्लिक एसिड को। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक रिसर्च से साबित है। मैंने ये बात कई जगहों पर पढ़ी हुई है कि सुपर बग्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये बात भी, ये अगरचे मेरे ख्याल में एक जो है वो साइंटिफिकली ऑथराइज्ड बात शायद नहीं है, लेकिन ये भी मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आपकी बर्फ पिघल जाती है, जो आपके पोलर आइस कैप्स और आपके बहुत बड़े बड़े ऐसे एरियाज जहां पर हर वक्त बर्फ जमी रहती है, वहां से मुकम्मल बर्फ हट जाए, तो उसके नीचे से ऐसे बैक्टीरिया निकले कि जिनके अगेंस्ट आपके पास एंटीबायोटिक मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उन मॉडर्न बैक्टीरिया का, उन बल्कि मॉडर्न छोड़ें, उन एंशियंट बैक्टीरिया का आपने लाइफ साइकिल ही नहीं पढ़ा हुआ। आपने ये देखा ही नहीं हुआ कि उसका कौन सा मैकेनिज्म है जिसको टारगेट करके आप उसको जो है वो या किल कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। मुझे ज्यादा जो है वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, साइडल और स्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, आप में से अगर किसी को इसका नहीं पता होगा तो मुझे बता दीजिएगा, फौरन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये सिर्फ तभी एक्शन कर सकती हैं अगर आप इस बैक्टीरिया को कंप्लीटली स्टडी कर लेते हैं तो। और अगर सुपर बग्स जो हैं वो आपके कंट्रोल से आउट हो जाते हैं या और सुपर बग्स बनना शुरू हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ये एवोल्यूशन उसी के अगेंस्ट आपको लेकर जा रही है। एवोल्यूशन की मिसाल अब मैं आपको देने लगा हूं, एंड यू विल बी अस्टोनिश्ड। ये जो एग्जांपल अब मैं आपको देने लगा हूं, अगर आप फील करें तो वो जो एग्जांपल है वो एक दफा बंदे के औसान खता कर देने के लिए काफी है, जो मैं अब आप लोगों को दिखाने लगा हूं। ये अब जो आपके सामने मैं पिक्चर ओपन करने लगा हूं, ये जो है वो एक इंतहाई चौंका देने वाली, इंतहाई विजिलेंट कर देने वाली पिक्चर है जो ये आपको मैं दिखाने लगा हूं। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से है। ठीक है, मैं इस इमेज को कॉपी करके बल्कि जो है ना वो शीट पर ले जाऊंगा, ताकि जो है वो वहां पर हम सही तरीके से समझ सकें। आप लोगों में से किसी ने कभी एक्सपेरिमेंट किया है माइक्रोबायोलॉजी का, कि जिसमें हम एंटीबायोटिक डिस्क लगाते हैं प्लेट के ऊपर? पता किधर गई? सिग्नल लॉस्ट हो गए जी। कभी आप लोगों ने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें हम जो एंटीबायोटिक डिस्क लगाते हैं, पेट्री प्लेट के ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं और उसके ऊपर एंटीबायोटिक डिस्क लगवाते हैं? अच्छा जी, अब इसमें जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये एक जो है वो अ, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, और इस एक्सपेरिमेंट में आपको जो दो ईयर्स लिखे नजर आ रहे हैं वो ये दो हैं। एक है 2000 और दूसरा है 2020। ठीक है, ये दो जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। ये असल में एक एंटीबायोटिक का जो है वो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कंपैरिजन है, एंड दिस इज अ स्पैन ऑफ 20 इयर्स। इसमें क्या क्या चीज आपको एक बहुत अच्छे तरीके से पता होगी बात, कि जो भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया जाता है, आप लोगों के थीसिस के लिए भी ये इंफॉर्मेशन अच्छी है कि जो भी रिसर्च की जाती है उसमें दो तरह के जो है वो वेरिएबल्स होते हैं। एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिन पे आप डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनको आपको कांस्टेंट रखना होता है। और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको आप टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी आप जो है वो जिसको बेसिकली आप टेस्ट करते हैं और जिसकी अमाउंट आप चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो है टाइम, वो है टेम्परेचर, वो है बैक्टीरियल स्पीशीज। बैक्टीरियल स्पीशीज, ठीक है, वो बैक्टीरियल स्पीशीज है। और इसी तरीके से वो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक बेसिकली यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो असल में टाइम है। टाइम है, टाइम बेसिकली आप यही चेक कर रहे हैं ना कि रेजिस्टेंस कितने टाइम में आई है। तो आप दो चीजें चीजें जो है उनको टेस्ट कर सकते हैं बार बार। एक है टाइम, ठीक है, और दूसरा है रेजिस्टेंस, किस हद तक आपने जो है वो रेजिस्टेंस कॉज कर ली। अब आइए, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से है, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोगों को इसका फायदा ये होगा कि आप में से अगर कोई माइक्रो का एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसको ये थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि ये टेस्ट कैसे किए जाते हैं। जरा देखिएगा, ये आपके पास जो दो ये आपको जो नजर आ रहा है इसके अंदर ये जो चीजें लगी हुई ना, ये और ये दोनों जो हैं, दीज एक्चुअली आर एंटीबायोटिक डिस्क। ये हम खुद बनाते हैं लैब में।
ये एंटीबायोटिक डिस्क होती हैं और हम ये लैब में इसका एक खास किस्म का सोल्यूशन बनाते हैं और ये डिस्क जो है वो इसमें प्लेस कर देते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ होने से पहले पहले हम इस डिस्क को प्लेस कर देते हैं। आप में से अगर किसी ने माइक्रो एक्सपेरिमेंट किया हो तो आपको पता होगा कि एक पेट्री प्लेट होती है, उसमें एक आपके पास जो है इनोकुलेशन लूप होता है। आप क्या करते हैं, आपके पास जो बैक्टीरिया का सैंपल होता है उसमें आप उस लूप को डिप करते हैं, उसको उठाकर पेट्री प्लेट के ऊपर डिजाइन बना देते हैं, या उसको वैसे ही टच कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। तो अब फिर क्या होता है कि ये जो तरीका होता है इससे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाते हैं पेट्री प्लेट के ऊपर, और आमतौर पर एगर सोल्यूशन किया जाता है इसके ऊपर। ये जो सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है, ये जो सोल्यूशन है जिसके ऊपर ये ग्रो हुए हुए हैं, इसको आप एगर सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत तरह की होती है एगर। अच्छा खैर, ये एंटीबायोटिक डिस्क हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, आपके पास जो है ये जो एंटीबायोटिक है ये है एम्पिसिलिन। एग्जाम्पल है बेटा, ये कंफर्म नहीं है मुझे कि ये किसके अगेंस्ट बनी हुई है। एग्जाम्पल है कि ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है। बेटा याद रखिए कि ये जो आपको यहाँ पर दो सर्कल नजर आ रहे हैं, ये जो व्हाइटिश किस्म का शेड है ये है बैक्टीरियल ग्रोथ, ये बैक्टीरियल ग्रोथ है। ठीक है, और ये जो आपके पास ये जो पूरा सर्कल है, इसका ये जो एरिया है ये आपको बता रहा है एंटीबायोटिक एक्टिविटी। ये आपको इस एक एंटीबायोटिक की एक्टिविटी बता रहा है कि ये एंटीबायोटिक कितनी ज्यादा एफिशिएंट है, और इस एंटीबायोटिक ने जो है वो कितना एक्शन किया है, और ये कितना जो है वो कारआमद है। सॉरी, कितनी कारआमद है। तो आप देख लीजिए कि ये जो आपके पास इस वक्त एंटीबायोटिक है, इसका आप जो है वो डायमीटर देख लीजिए, कितने बड़े एरिया पर ये एक्शन कर रही है। और जो जिस चीज को मैंने कहा है कि जो व्हाइटिश है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर वो व्हाइटिश एरिया अपीयर नहीं हुआ हुआ ना, इस पूरे एरिया में, फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में व्हाइटिश एरिया अपीयर नहीं हुआ हुआ, इधर भी व्हाइटिश अपीयर नहीं हुआ हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस एंटीबायोटिक ने इस सारे एरिया में पेनिट्रेट होकर बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दिया। ठीक है, यहां पर आपको नजर आ रहा है नो बैक्टीरियल ग्रोथ, इस जगह पर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है। बट अब आइए जरा दूसरी प्लेट की तरफ। दूसरी प्लेट में आप देखिए व्हाइट शेड और ब्लैंक शेड, या आप क्यों कह लें ट्रांसपेरेंट शेड। इसका क्या मतलब हुआ कि बैक्टीरिया उस दायरे को तंग करते 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 एंटीबायोटिक को बिल्कुल बेकार कर चुके हैं। ये एंटीबायोटिक अब बिल्कुल बेकार है। इस एंटीबायोटिक की जो डोज यूज की गई है, हो सकता है ये एंटीबायोटिक या तो पेट्री प्लेट जल्दी निकाल ली गई है, या फिर ये एंटीबायोटिक डिफरेंट है। ठीक है, यही एक थोड़ी सी बात हो सकती है, वरना ये एंटीबायोटिक बिल्कुल बेकार हो चुकी है। खास तौर पे इस वाले को देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ये अगर ये मल्टी एंटीबायोटिक्स टेस्ट हुई हुई हैं तो आप देख लीजिए सिर्फ 2 या 3 थोड़ी सी कारआमद है, बस उसके अलावा कोई कारआमद नहीं रह गई। दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी अगर म्यूटेशन हो जाती है इस चीज को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या म्यूटेशन कैसे आती है, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरिया के ऊपर, वो इधर जी, ये देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ, एक मिनट। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो है ना वो एक एक्सपेरिमेंट किया। द इवॉल्व्ड एंजाइम बाउंड द न्यू सबस्ट्रेट सेवरल 100 टाइम मोर स्ट्रांगली एंड ब्रोक इट डाउन 10 to 20 टाइम्स मोर क्विकली। यानी जो म्यूटेटेड एंजाइम था वो इतना एफिशिएंट हो चुका था। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूटेटेड एंजाइम हमेशा फेवरेबल है, नहीं, हमेशा फेवरेबल नहीं है। हो सकता है कि वो बैक्टीरिया की मौत का बायस बन जाए, लेकिन एक चीज है नेचुरल सिलेक्शन, उसका भी आपको अच्छे तरीके से पता है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इन एंटीबायोटिक्स को बेअसर कर सकती है। कब? जब अगर नेचुरल सिलेक्शन ने उस म्यूटेटेड एंजाइम को फेवर कर दिया, इधर फेवर हुई नहीं, और आपकी एंटीबायोटिक जो है वो बेकार हो सकती है। तो ये है वो चीज जो हमें गौर करनी है। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा वो क्या बता रहा है, एक और बात कि द रिसर्चर फाउंड दैट 6 अमाइनो एसिड हैड चेंज इन द एंजाइम ऑल्टर्ड इन द एक्सपेरिमेंट। 2 of these changed amino acids were in the active site, 2 were nearby and 2 were on the surface of the protein। ये देखिए 6 अमाइनो एसिड चेंज हुए इस दौरान। ठीक है, 6 अमाइनो एसिड चेंज हुए, और ये वो एंजाइम था, एक मिनट जी, ये वो एंजाइम है जिसमें बेसिकली चेंज आया, ये वाला, या जिसको साइंटिस्ट
इसने खुद चेंज किया बेसिकली। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें उसको खुद चेंज किया गया, एक्सरेज फायर करके उसको खुद चेंज किया गया। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो म्यूटेशन है, ये जो भी म्यूटेशन का सोर्स है, मैं ये नहीं कह रहा म्यूटेशन का सोर्स हमेशा रिपेयरिंग एंजाइम का ना होना है, हो सकता है वो बैक्टीरिया ऐसे एरिया में हो जहां पे कुछ ऐसी रेज आए जो उसको म्यूटेट करते हैं, कोई भी रीजन हो सकती है, बैक्टीरिया ने कोई ऐसा न्यूट्रिएंट ले लिया, कुछ ऐसा हो गया, म्यूटेशन कॉज हो गई, कोई भी हो सकती है, लेकिन उसके जरिए एंजाइम अगर चेंज हो जाता है तो फिर ये होता है। ठीक है जी बेटा, कुछ सवाल? जी बेटा, इन इनमें इतनी रेजिस्टेंस इसलिए है बेटा क्योंकि इनके इंजाइम्स बाकी बैक्टीरिया जो हम स्टडी कर चुके हैं उनके इंजाइम से और बाकी चीजों से डिफरेंट है। हाँ, इनके ऊपर स्टडी करके आप उनके अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक बना सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक बनाई गई है लेकिन उनमें म्यूटेशन रेट इतना हाई था कि उन्होंने फौरी तौर पर अपने किसी भी मैकेनिज्म को या तो ऑल्टर कर लिया, अगर ऑल्टर नहीं कर सके तो उन्होंने अपने अगेंस्ट जो होने वाली एंटीबायोटिक थी उसके अगेंस्ट कोई चीज बना ली। अच्छा, एंड हमेशा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वो अपने मेटाबॉलिज्म का रास्ता चेंज कर लेंगे, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता हमेशा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो अपने किसी भी स्ट्रक्चर में या तो चेंज ला सकते हैं या फिर ये है कि वो जो उनके ऊपर एंटीबायोटिक यूज हुई उसके अगेंस्ट सब्सटेंस बना सकते हैं। अब देखें ना, बैक्टीरिया और फंजाई की बकायदा वॉर्स होती हैं जहां पर बैक्टीरिया और फंजाई इकट्ठे हो, दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे को मात देनी होती है। ऐसे केस में अगर दूसरे की तरफ से कोई केमिकल आ रहा है तो उसके अगेंस्ट अगर केमिकल रिलीज कर दिया जाए तो क्या होगा कि वो केमिकल जिसने बैक्टीरिया के ऊपर असर करना था वो बेकार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने उनके अगेंस्ट कुछ बनाया और वो बैक्टीरिया इतने क्विक थे तो उन्होंने फौरी तौर पर ऐसा केमिकल बनाया जो एंटी एंटीबायोटिक था और उसने उस एंटीबायोटिक को उड़ा के रख दिया। तो ऐसे इस तरह भी होती है। मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक एंगल मैंने आपको ये बताया कि एंजाइम म्यूटेट किया जाता है, ये एक एंगल है। दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल चेंज कर ले। तीसरा एंगल ये भी हो सकता है कि वो उसके अगेंस्ट कोई केमिकल बना ले। ठीक है, तो डिफरेंट एंगल्स है। जी बेटा। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है बेटा आपका। आप जी जी, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इसका फास्ट रेट ऐसे है बेटा कि अगर आपको याद हो तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि बैक्टीरिया जो हैं वो बाइनरी फिशन के जरिए जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के पास जो वाहिद तरीका है जिसके जरिए ये अपना नंबर बढ़ाते हैं वो है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जो है वो विद इन 20 मिनट्स एक्सपोनेंशियल रेट पर जाती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रेट का क्या मतलब है? 2 raised to power n। टू जो है वो ये है कि एक बैक्टीरिया ने दो में डिवाइड होना है। एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बैक्टीरिया को। ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि अगर फर्ज करें कि आपने एक बैक्टीरिया रखा तो ठीक है, उससे बन गए दो। दो ठीक है, आपने जो है वो इन दो के ऊपर दोबारा एक्सपोनेंशियल लगाया, चार। चार के ऊपर दोबारा एक्सपोनेंशियल लगाया। अब इस एक्सपोनेंट को जरा अंदाजा कीजिए कि अगर आप बैक्टीरिया को बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड करें और उस बाइनरी फिशन के दौरान जब बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो इस एक्सपोनेंशियल रेट पे आपके पास टोटल 1 घंटे के अंदर बैक्टीरिया की 3 नस्लें आ जाएंगी। और आप बैक्टीरिया को जितना टाइम देंगे उतना ही ज्यादा वो अपनी नस्लें बढ़ाता चला जाएगा सिर्फ 20 मिनट के अंदर। आप अंदाजा कीजिए 24 घंटे में टोटल कितने मिनट होते हैं? हर जितने मिनट हैं उसको 20 पर डिवाइड करें। ठीक है, इतनी जनरेशन आपके पास बैक्टीरिया की 24 घंटे के अंदर आ जाएंगी। वो जो जनरेशन है और वो जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपके पास आएगा उसमें जितनी बाइनरी फिशन हुई है उनमें से किसी एक में भी म्यूटेशन नहीं हो सकती। दो में, 10 में, 20 में, मैं कहता हूं जी बाकियों में म्यूटेशन नहीं हुई, लेकिन एक, दो, पांच, सात, 10 इनमें तो म्यूटेशन हो सकती है ना, क्योंकि वो इंतहाई फास्ट रेट पे डिवाइड हो रहे हैं। सिर्फ 20 मिनट है, ऐसी सूरत में फिर म्यूटेशन जो है वो पॉसिबल होती है। जी बोले, नहीं बोले? हम्म। जी
मैं आपसे यही भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बेसिकली आप जिस बात को कह रही है ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए अगले ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप वही रहता है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगले ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप वही रहना है, अगर वो बाइनरी फिशन के जरिए या इवन माइटोसिस के जरिए भी हुआ है। याद रखिए, हमारी माइटोसिस में भी म्यूटेशन आ सकती है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है कि जो म्यूटेशन कॉज कर रहा है या किसी वजह से हमारे सेल के अंदर कोई गड़बड़ हुई है, देन कैन यू इमेजिन कि हमारी माइटोसिस में म्यूटेशन आती है और हमें कैंसर हो जाता है। आपको ये बात तो अच्छी तरह अंदाजा है। अच्छे भले चल रहे थे सेल, मैं मियोसिस की तो बात नहीं कर रहा, मियोसिस को तो एक साइड पे रख दें आप, माइटोसिस और बाइनरी फिशन को कंपेयर कर लें, है बहुत बड़ा फर्क दोनों में, लेकिन ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा अच्छी डिवीजन माइटोसिस है क्योंकि इसमें रिपेयर एंजाइम बहुत है। उसमें म्यूटेशन आके हमें कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है और हमें जान के लाले पड़ जाते हैं। तो बैक्टीरिया को आप देखें कि बैक्टीरिया के अंदर किस लेवल की हो रही है बाइनरी फिशन, इज नथिंग कंपेयर टू माइटोसिस। यकीन करें, नथिंग कंपेयर टू माइटोसिस। उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है और वो इनएफिशिएंट चीज है, उसके अंदर म्यूटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये बात 100% ठीक नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो अगला ऑर्गेनिज्म बनता है वो 100% अपने पेरेंट जैसा होता है। ये बात 99% ठीक हो सकती है, 100% ठीक नहीं, क्योंकि बीच में म्यूटेशन आ सकती है। इनके अंदर होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 होता है, ठीक है। हमारे अंदर आगे उसके बाद अल्फा, बीटा, गैमा, एप्सिलॉन, इस तरह की डिविजन्स भी होती हैं। तो इस हवाले से जब आप देखते हैं तो हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि रिपेयरिंग है, लेकिन वही बात है ना, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि अगर हमारे अंदर इतनी एफिशिएंट एंजाइम्स के बावजूद म्यूटेशन हो सकती है, तो इनके अंदर 1 या 2 रिपेयरिंग एंजाइम्स के बावजूद उस म्यूटेशन के चांसेस हैं। अच्छा, एक बात अब आपको मैं और बताता हूँ। फर्ज करें रेप्लिकेशन के दौरान म्यूटेशन नहीं आई, रेप्लिकेशन के दौरान जो है जो म्यूटेशन आई वो रिपेयर हो गई, कोई और रीजन बनी म्यूटेशन, कोई भी अज्यूम कर लें, कोई और म्यूटेशन की रीजन बन गई। ऐसी सूरत में क्या होगा, वो जैसे हमारी बॉडी में होता है ना, हमारी बॉडी में जरूरी नहीं है रेप्लिकेशन के दौरान म्यूटेशन हो। हम कोई ऐसी चीज खा लें या ऐसी रेज से एक्सपोज हो जाएं तो म्यूटेशन हो सकती है। ऐसी सूरत में अगर रिपेयर एंजाइम उस वक्त एक्टिव नहीं है तो वो उस म्यूटेशन को कवर नहीं कर सकेगा। इसलिए आप इसको यूं कह लीजिए कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट म्यूटेशन अराइज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, वो भी है, बाकी जराए भी है, ठीक है। अब इसमें जो है वो आप एक पूरा एक जिसको आप कहते हैं कि बड़े सारे एक उसकी बात कर सकती हैं कि सोर्सेज ऑफ म्यूटेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। अगर आप ये बात करते हैं तो उसमें आपको काफी जराए मिल जाएंगे, काफी चीजें ऐसी हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड बाय म्यूटेजेंस, ठीक है, इन द एनवायरनमेंट। अब इसमें जो है वो टॉटोमेरिक शिफ्ट, टॉटोमेराइजेशन हो जाती है, कोई ऐसी चीज होती है टॉटोमेराइजेशन हो जाती है। टॉटोमेरिक शिफ्ट ये होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड्स, वो कोवलेंटली अटैच हो जाते हैं, बजाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वो कोवलेंटली अटैच हो जाते हैं। इसमें आप जो है वो खास तौर पे डाइमराइजेशन होती है इनमें, कार्बन थायमीन में सबसे ज्यादा डाइमराइजेशन होती है, कोवलेंटली बॉन्ड हो जाते हैं, वो तो खैर बड़ी खतरनाक चीज है। ऑक्सीडेटिव डैमेज टू डीएनए, ये देखिए, ऑक्सीडेटिव कोई ऐसी चीज आई जिसने डीएनए को ऑक्सीडाइज कर दिया। डीप्यूरिनेशन, डीअमाइनेशन, इन्वायरमेंट, केमिकल, रेडिएशन, वायरसेस, डाइट, लाइफस्टाइल, म्यूटेशन। अब इसमें बैक्टीरिया के तो लाइफस्टाइल को छोड़ देना, बैक्टीरिया का लाइफस्टाइल क्या होगा, लेकिन बैक्टीरिया को जो इन्वायरमेंट अवेलेबल है उसमें क्या कुछ है ये मैटर करेगा। हाँ, उसके बाद ये कहाँ कहाँ म्यूटेशन लाता है और कहाँ कहाँ पर जो है वो, ये बहुत रैंडम है कि किस किस जगह पर, जरूरी नहीं है कि उसी इंजाइम में म्यूटेशन आए, ठीक है, उसी एंजाइम में म्यूटेशन आए। तो ये बात आप जहन में रखिए कि बैक्टीरिया में ये चीज जरूर मौजूद है कि वो अपने एंजाइम्स खुद भी चेंज कर सकता है। बैक्टीरिया अपने अंदर वो केमिकल भी बना सकता है कि वो जो चीज उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो उसको खत्म कर दे, ठीक है। मतलब फर्ज करें कि ये बात हमें बड़ी दूर की नजर आती है कि बैक्टीरिया अपना एंजाइम खुद चेंज कर ले, चलें इस बात को आप इग्नोर कर दें, लेकिन अगर वो ऐसे केमिकल बना लेता है तो फिर भी आपको कोई फायदा नहीं। आप कहते हैं ना कि रिपीटेड यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो आपके बैक्टीरिया को रेजिस्ट कर सकते हैं, वो क्या है, बैक्टीरिया को कैसे समझ आया, बैक्टीरिया को कैसे पता लगा कि मैंने ये एंजाइम नहीं बनाना, ये बनाना है। फर्ज करें बैक्टीरिया एंजाइम वही बना रहा है, एंजाइम में कोई चेंज नहीं आया, यानी बैक्टीरिया में कोई म्यूटेशन नहीं आई,
ठीक है, ओके, इसको ऐसे रख लेते हैं। हाँ, दूसरी बात हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया में ऐसा केमिकल बनना शुरू हो गया जो कि उसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बनना शुरू हो गया है। अब इसका मतलब है बैक्टीरिया में म्यूटेशन नहीं आई थी, बल्कि बैक्टीरिया ने उसके अगेंस्ट ऐसा काम करना शुरू कर दिया है कि एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर रही, विच मीन्स स्टिल इट इज रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस सिर्फ म्यूटेशन से तो नहीं है, म्यूटेशन से भी है, लेकिन उसके अलावा भी है। जी बेटा। कमाल, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो गुड क्वेश्चन कि वो नया केमिकल कैसे बनेगा। बेटा देखिए, याद रखिए कि यहाँ पर अब हमें ये देखना पड़ेगा कि बैक्टीरिया न्यू केमिकल और न्यू जो प्रोसीजर है वो कैसे स्टार्ट करता है और अपने आप को वो केमिकल वगैरह बनाने के काबिल कैसे बनाता है। ठीक है, ये जरूर हमें देखना पड़ेगा कि उसके अंदर म्यूटेशन आई या क्या हुआ जो उसने नए केमिकल बनाना शुरू कर दिए। ये जो है वो एग्जैक्ट प्रोसीजर इस वक्त मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये बात एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में बताई, ये लिखी हुई है, जहां पर भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें आप जो है वो किसी भी रिसर्च पेपर में पढ़ लीजिए, बुक में पढ़ लीजिए कि वो न्यू केमिकल उसके अगेंस्ट बनाता है और उस एंटीबायोटिक को या तो डिविएट कर देता है या खत्म कर देता है। उसका एक वो था पेनिसिलिन होती है ना, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया ऐसा केमिकल बनाता है जो उस पेनिसिलिन के न्यूक्लियस पर जाकर अटैक करता है। पेनिसिलिन के न्यूक्लियस से मुराद ये है कि उसका बेसिक पार्ट होता है जो पेनिसिलिन में जरूरी होता है। बैक्टीरिया उस पेनिसिलिन के अगेंस्ट जाके, न्यूक्लियस के अगेंस्ट जाके वर्किंग करता है और पूरी एंटीबायोटिक अपनी जगह इंटैक्ट रहती है, सिर्फ एक जगह से न्यूक्लियस और केमिकल का रिएक्शन जो है वो ब्रेक कर देता है और वो एंटीबायोटिक बेकार हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप क्या कहेंगे, मे बी वो चीजें जो हैं वो एंटीबायोटिक इनहिबिटर्स हो जो बैक्टीरिया बनाना शुरू कर दे। ठीक है, तो वो जो है वो उसको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं जिससे बैक्टीरिया नया वो बनाता है। जी बेटा। नहीं होते। मे बी मुझे ये चीज देखनी पड़ेगी, जो आपने आखिरी सवाल किया ना, ये मुझे देखना पड़ेगा कि वो कौन सी चीजें हैं कि जिसके जरिए बैक्टीरिया एक नया केमिकल बना लेता है और वो नया केमिकल बना के, क्योंकि जाहिर है उसमें शऊर तो है नहीं, तो वो नया केमिकल कैसे खुद बनना शुरू हो गया, तो ये चीज मुझे देखनी पड़ेगी। ठीक है, जो सोर्सेज हैं वो अभी मैंने आपको बता दी। जी। जी बिल्कुल नहीं, वो जो चीज है वो असल में लीथल म्यूटेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो लीथल म्यूटेशन है और वो किल करने के लिए होती है। वो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, इसीलिए मैंने आप फौरी तौर पे बात बदलने की कोशिश की थी कि वो गलत बात है, वो लीथल म्यूटेशन है, वो किल कर देगी बैक्टीरिया को। यानी इसका मतलब ये हुआ, असल में जो मैंने उस वक्त बात की थी ना, वो जो कोवलेंट बॉन्डिंग की, मुझे याद आया वो मैंने किस रेफरेंस में बात की थी, वो मैंने इस रेफरेंस में बात की थी कि ऐसे भी हो सकता है कि ऐसी म्यूटेशन आए कि वो बैक्टीरिया को ही किल कर दे। वो मैंने इस रेफरेंस से बात की थी। ठीक है, तो ये जो है टोटल कहानी है रिगार्डिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और इसमें कई सोर्सेज हैं। इसमें जो है वो आपका रिपीटेड यूज है एंटीबायोटिक का। रिपीटेड यूज में इनहिबिटर की फॉर्मेशन है अगर बैक्टीरिया बना लेता है, अगर डिटूअर है बैक्टीरिया डिटूअर ले सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, और एंटीबायोटिक जो है वो बहुत बखूबी उसको डिविएट या डिस्ट्रॉय किया जाता है, बैक्टीरिया अपने उसके जरिए डिस्ट्रॉय करता है। जी बेटा, किसी और का कोई सवाल है तो बताइए। ओके, अब इसमें जो है वो सेल डिवीजन में काफी बातें हो गई थी बेटा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को एक फिनोमिना, आप लोगों को मैं मंडे को पढ़ाऊंगा, एंड और वो फिनोमिना जो है वो जब मैंने आप लोगों को पढ़ाना है, देन बिलीव मी कि उससे आप लोगों को जो एक दफा एक तरह से इट विल ओपन योर आईज कि ये जो आपके जो सेल डिवीजन है इसमें बेसिकली किस किस्म का जो है वो सिस्टम है
उसका थोड़ा सा एक आप लोगों को मैं ग्लिम्स अभी दे देता हूँ, इसकी मॉलिक्यूलर बेसिस बाद में पढ़ेंगे। देखिए, जब एक दफा सेल जो है वो इस फेज में आता है कि जब वो एक दफा डिवाइड हो जाता है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि डिवाइड हो जाने के बाद यहां से लेकर और यहां तक का पूरा प्रोसीजर जो है, इसको आप कहते हैं इंटरफेज। ठीक है, ये कल बात हुई थी। इंटरफेज जो है, इसके अंदर ये जो तीन फेजेस आपके पास मौजूद हैं, G1, S और G2, ये इन तीनों फेजेस में दो फेजेस ऐसे हैं जिनको आप कहते हैं बैरियर्स अगेंस्ट नेक्स्ट सेल डिवीजन। एक ये बैरियर है और एक ये बैरियर है। ये दो बैरियर्स हैं कि अगर ये दोनों बैरियर्स ना हो, तो अगर ये बेकार हो जाए, इफ these barriers are gone lost, then it will lead to cancer। ये फिर आगे कहानी शुरू हो जाती है कैंसर की। ठीक है, ये जो जब एक दफा पूरा जीवन हो जाता है, जीवन आसानी से नहीं होता, जीवन आराम से नहीं होता, जीवन रिक्वायर्स प्रॉपर सिग्नल। जब तक सिग्नल नहीं मिलता, ऐसा याद रखिए, जब तक प्रॉपरली सिग्नल नहीं मिलता तब तक सेल के अपने फैक्टर्स, जीन्स को काबू किए रखते हैं कि नेक्स्ट डिवीजन नहीं करनी। और वो सिग्नल चाहे आप ग्रोथ हार्मोन के जरिए ले लें, चाहे आप टेस्टोस्टेरोन के जरिए ले लें, चाहे आप थायरॉक्सिन के जरिए ले लें, किसी भी कंपाउंड के जरिए ले लें, लेकिन जब तक वो सिग्नल नहीं आएगा तब तक ये बैरियर क्रॉस नहीं होगा। और यहाँ बेसिकली क्या होता है, कुछ खास जीन्स होते हैं जिनको आप कहते ही ऑन्को जीन्स है। ऑन्को का क्या मतलब होता है, कैंसर। ये ऑन्को जीन्स होते हैं जिनको जब तक काबू रखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये इनहिबिटिंग फैक्टर है, ये इनहिबिटिंग फैक्टर जब तक इनको काबू रखता है तब तक कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो इस सेल डिवीजन को स्टार्ट करवा सके, अनटिल एंड अनलेस इस जीन में म्यूटेशन आ जाए। और ये जो म्यूटेशन है जब ये आती है, और आपको ये बात भी मैं आपको बताता चलूं कि जीवन में एक जीन इन्वॉल्व नहीं होता, कई जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर वाइटल जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है या मल्टीपल जीन्स में म्यूटेशन, आपके एफएससी में एक बात लिखी हुई है जो मुझे लगता है कि वो बात बिल्कुल ठीक है, कि तकरीबन 5 से 25 तरह की म्यूटेशन होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं कैंसर कॉज करने के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से। 5 से लेकर 25 तरह की म्यूटेशन। ठीक है, और वो उनमें से कुछ म्यूटेशन G1 में है, कुछ म्यूटेशंस जो हैं वो G2 में है। ये भी बैरियर है, और ये जो है वो इट इज अनदर ब्लॉकेज। मैं इसको कहता हूँ ये दोनों जगह जो है ये नाके हैं, और जो भी कैंसर सेल है या जो भी सेल है वो इस पूरे फेज के दौरान इन बैरियर से गुजर के एम फेज में जाता है। इसीलिए ये फेजेस पूरे सेल साइकिल में सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि सिग्नल का वेट करना है। सिग्नल जब तक नहीं है तब तक कोई सवाल नहीं पैदा होता कि अगला सेल बनेगा। एग्जाम्पल इसके लीजिए कि अगर आपको सेल डिवीजन करवानी है ब्लड सेल्स में, आपने जो है वो बोन मैरो में ब्लड सेल्स के अंदर डिवीजन करवानी है, खास तौर पे कौन से ब्लड सेल्स के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, मैं व्हाइट ब्लड सेल्स की बात नहीं कर रहा। तो आपकी जो किडनी है वो नेफ्रॉन के जरिए एक अदद जो है वो केमिकल रिलीज करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। ये एरिथ्रोपोइटिन जो है ये आरबीसीज की अमाउंट बढ़ा देता है, कहां जाकर, बोन मैरो में। तो ये एक प्रॉपर सिग्नल है आरबीसीज को यकदम ज्यादा करने के लिए। ठीक है, तो ये जो सिग्नल है इसके बगैर काम नहीं होता। ये जितने जीन्स हैं इन, और एक और बात आपको यहां, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई कि ये जो एस फेज है इसकी डुप्लीकेशन पूरी तरह टेस्ट की जाती है। जब तक सारा डीएनए डुप्लीकेट नहीं हो जाता सेल डिवीजन नहीं की जाती, अगला फेज स्टार्ट ही नहीं होता, स्पिंडल बनना ही नहीं शुरू होता, क्योंकि इससे अगला फेज G2 है, और G2 के बाद स्पिंडल बनना जरूरी है। तो जब तक G2 इजाजत नहीं देगा तब तक स्पिंडल नहीं बनेगा, और स्पिंडल नहीं बनेगा तो सेल डिवीजन नहीं होगी। बहुत से सेल्स जो G1 का, आपको ये बात, इस बात का अंदाजा है कि ऐसे सेल्स भी होते हैं जो G1 क्रॉस कर आते हैं, G2 रोक लेता है।
ठीक है। ऐसा लेकिन लेकिन अगर G2 क्रॉस हो जाए फिर M फेज को कोई नहीं रोक सकता। यानी फर्ज करें कि अगर यहां पर इनकम्प्लीट जो है वो डुप्लीकेशन हो जाए डीएनए की, और G2 ये ना चेक कर सके कि इनकम्प्लीट हुई है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि G2 को क्रॉस करके M फेज में बात जाएगी, और M फेज में जाने के बाद फिर जो है वो माइटोसिस करने वाला सेल भी म्यूटेट करके हमारी बॉडी में कई तरह के पैटर्न्स बना सकता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एक और चीज भी होती है, इसको ना जेनेटिक्स की जबान में एक वर्ड कहते हैं जो मेरी जबान पे नहीं आ रहा है इस वक्त। हमारी बॉडी के ऊपर ना पैचिंग हो जाती है, बड़ी अजीब सी पैचिंग हो जाती है, वो म्यूटेशन की वजह से होती है। कलर्स की पैचिंग हो जाती है, ये वो नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, वो जो बर्फ की बीमारी है जिसको विटिलिगो कहते हैं, जिसको फुलबेरी कहते हैं, ये वो नहीं है, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो और चीज है, ये और चीज है। लेकिन म्यूटेशन आ जाती है, और माइटोसिस के बाद म्यूटेशन आने की वजह से फिर आप नहीं रोक सकते। फिर आप अगर रोकेंगे ना, अगर एक सेल G2 से M फेज में गया है, तो अब अगर आप रोकेंगे तो अगले जीवन में रोकेंगे। यानी अगर ये सेल जो है ये मेच्योर होने की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये मेच्योर होने की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है यहीं पे मर जाए। वजह क्या है कि उसके अंदर वो जीन्स ही नहीं है। लेकिन अगर ये वाला जो है ये G1 की तरफ वापस जाता है तो G1 पे रोक लिया जाएगा कि इसके तो जीन्स ही पूरे नहीं है, इसके तो क्रोमोसोम ही डुप्लीकेट नहीं हुए हुए, उसको G1 पे रोक लिया जाएगा। और किनको बुलाया जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल को, जो आके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये बात भी याद रखिए कि अगर गलत बटन प्रेस हो गया, अगर G1 और G2 इनमें से किसी फेज में ये पता लग जाता है कि सेल के अंदर क्रोमोसोम कंप्लीट नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, तो ये सेल डायरेक्ट सिग्नल देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, खास किस्म के केमिकल, सिग्नलिंग केमिकल्स, जो कि फैट से बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल G2, इसको पता लग जाता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के केस में ये ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिसको आप कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा केमिकल कम्युनिकेशन के काम आते हैं। इवन पेन रिलीज करवाने के लिए, पेन फील करवाने के लिए भी प्रोस्टाग्लैंडिन यूज होते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जाकर जो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनके ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स पर जाकर अटैच हो जाते हैं कि ये आकर कैंसर सेल को खत्म कर देते हैं। हमारे व्हाइट ब्लड सेल एक दिन में पता नहीं कितने कैंसर सेल को एलिमिनेट करते हैं। अब कैंसर जो है वो दो तरह से हो सकता है, ये मैं आखिरी बात कैंसर के बारे में बता दें, कल इंशाल्लाह मंडे को बहुत डिटेल डिस्कशन होगी। कैंसर सेल जो है वो दो तरह से कोई भी सेल कैंसरस बन सकता है। या तो आप जो है वो कोई म्यूटेजन लेकर आए बॉडी में, और म्यूटेजन ला के उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी म्यूटेशन कॉज हो जाए। दूसरा जरिया ये हो सकता है कि आपका जो वायरस है वो आकर सीधा इन ऑन्कोजीन्स पे म्यूटेशन कॉज करे, एंड टाइफिश, वो सेल जो है वो फौरी तौर पर कैंसर सेल में शुमार होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये है जो सेल डिवीजन से पहले, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कि इससे पहले जो है वो फिर इसके बगैर आपकी बॉडी प्रॉपरली सेल डिवीजन नहीं कर सकती। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हमारे दो मेन कंटेंट होंगे। एक हमारा कंटेंट होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पिंडल, और इसमें बड़ा कुछ आएगा, ठीक है। स्पिंडल का स्ट्रक्चर आएगा, और उसके अलावा जो है वो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर जो पॉइंट होता है, सेंट्रोमियर कैसे जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जो पॉइंट होता है जिसको आप कहते हैं व्हाट डू वी कॉल इट, काइनेटोकोर, वो जो है पॉइंट वो कैसे बनता है, ये डिटेल थोड़ी सी बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट। उसके बाद जो है वो आपका सबसे बड़ी बात कि जो स्पिंडल और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। यानी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मैंने आपको प्रोफेज वगैरह नहीं पढ़ाने, वो आप लोग आराम से खुद रीड कर सकते हैं, ठीक है। और आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा कि साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, इसमें भी पीछे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम सब कुछ देखेंगे अगले लेक्चर में। अगर आप कोई क्वेश्चन है तो बताइए।